हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम फिज़िक्स का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स फ़िज़िक्स में यूज़ में ली जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स एक अलग से सब्जेक्ट होता है, लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर हायर लेवल पे स्टडी की जाती है, जबकि फ़िज़िक्स में मैथमेटिक्स से केवल उन्हीं कंटेंट का या उन्हीं चैप्टर्स के बारे में डिस्कशन किया जाता है जो कि फ़िज़िक्स के अंदर काम आते हैं, और ज़्यादा हाई लेवल पे इस पे स्टडी नहीं की जाती है। उतना लेवल नहीं दिया जाता है जितना कि मैथमेटिक्स के अंदर दिया जाता है। ये जो लेक्चर है मेरी फर्स्ट लेक्चर है, और ये केवल 11th क्लास के लिए है। जो बच्चे 10th से 11th में मूव कर रहे हैं, ये लेक्चर केवल उन्हीं बच्चों के लिए है। बाकी जो बच्चे 11th-12th कंप्लीट कर चुके हैं और नीट या आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए ये लेक्चर नहीं है। वो चाहे तो इसे छोड़ सकते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर जो पहला टॉपिक है वो है फंक्शन। इसमें सेकंड टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। इसका थर्ड टॉपिक है डिफरेंशिएशन। फोर्थ टॉपिक है इंटीग्रेशन, और लास्ट टॉपिक है इसका ग्राफ। आज के लेक्चर में जिन टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बात करेंगे फंक्शन के बारे में। फंक्शन क्या होता है, कहाँ पे इसका यूज़ आता है, और फंक्शन किस तरह से बनाया जाता है, सिंबल क्या होता है, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो फंक्शन क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन को रीड करते हैं। फंक्शन इज़ द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इन विच वन इज़ डिपेंडेंट एंड अनदर इज इंडिपेंडेंट। क्या है फंक्शन, समझते हैं। आपके पास सपोज़ दो वेरिएबल्स हैं। एक वेरिएबल है जो कि डिपेंड करता है किसी दूसरी टर्म पे, और एक वेरिएबल ऐसा है जो किसी पे डिपेंड नहीं करता है, किसी भी टर्म पे डिपेंड नहीं करता है। दैट मीन्स जो डिपेंड कर रहा है वो चेंज हो सकता है, और जो इंडिपेंडेंट है वो चेंज नहीं हो सकता। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बताता है उसी को हम फंक्शन कहते हैं। इसको इस डायग्राम के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। इस डायग्राम में क्या समझाया जा रहा है, देखिए। यहाँ पर एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर f लिखा हुआ है। ये f फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर ये x है, x एज ए इनपुट वर्क कर रहा है। दैट मीन्स हम किसी इनपुट को फंक्शन में डाल रहे हैं। इसके बाद जो आपको आउटपुट मिलेगा वो आपको आउटपुट मिलेगा f(x = y). जो आपको आउटपुट मिला है वो है f(x = y). यहाँ पे f(x) को हम फंक्शन ऑफ x से रीड करते हैं। f(x) क्या है, फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पे किया क्या जा रहा है, हम इनपुट x को किसी फंक्शन में डाल रहे हैं, और जब फंक्शन में इनपुट आया तो फंक्शन उसको प्रोसेस करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, और एग्जीक्यूट करने के बाद हमें आउटपुट देगा जिसे हमने y से डिफाइन किया है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर मैंने इसका एक अदर एस्पेक्ट भी बनाया है, इसको हम देखते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ मैंने लिखा है आउटपुट = फंक्शन ब्रैकेट इनपुट। दैट मीन्स जब आप फंक्शन में इनपुट की कोई भी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, तब फंक्शन उस इनपुट को एग्जीक्यूट करके आपको क्या प्रोवाइड करता है, आउटपुट करता है, आउटपुट प्रोवाइड करता है। क्लियर है? जब भी आप फंक्शन में इनपुट में कोई वैल्यू प्रोवाइड करते हैं तो फंक्शन उस इनपुट की वैल्यू को एग्जीक्यूट करके आपको आउटपुट प्रोवाइड करता है। समझ आया? यहाँ पे हम चेक करेंगे कि कौन सी टर्म हमारी डिपेंडेंट टर्म है और कौन सी इंडिपेंडेंट टर्म है। देखिए, इनपुट हमेशा इंडिपेंडेंट होता है। आप फंक्शन के अंदर जो चाहे वैल्यू दे दीजिए, इनपुट हमेशा इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन आउटपुट जो निकल के आया वो इनपुट का ही रिज़ल्ट है। आउटपुट जो आपके पास निकल के आया वो इनपुट का रिजल्ट है। तो इनपुट में आप क्या दे रहे हैं उस पर डिपेंड करता है आउटपुट, वो कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए आउटपुट क्या है, एक डिपेंडेंट टर्म है। समझ आया? मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। हमारी जनरल प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल है। ये देखिए, मैंने यहाँ लिया है ग्रेन, यहाँ है फ्लोर मिल, और यहाँ है फ्लोर। फ्लोर मिल मीन्स
आटा चक्की जो होती है, उस आटा चक्की में आप क्या करते हैं, ग्रेन को डालते हैं, अनाज को डालते हैं। तो अनाज क्या हो गया यहाँ पे, अनाज तो इनपुट हो गया। फ्लोर मिल क्या हो गया, एज ए फंक्शन वर्क कर रही है। फ्लोर मिल क्या हो गया, एज ए फंक्शन ये वर्क कर रही है। और फ्लोर यहाँ पे जो है, आटा जो है, ये यहाँ पे आपका आउटपुट है। क्लियर। तो ग्रेन इनपुट हो गया, फ्लोर मिल फंक्शन हो गया और फ्लोर आउटपुट हो गया। जब आप अनाज को फ्लोर मिल के अंदर डालेंगे तो वो फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा और आपको फ्लोर प्रोवाइड करेगा, जो कि आपका आउटपुट है। अब इसमें हम देखते हैं कि ग्रेन जो है, जो अनाज है, वो वेरिएबल है। मीन्स वो गेहूँ भी हो सकता है, बाजरा हो सकता है, मक्का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। और जो फ्लोर आपको मिल रहा है वो भी डिपेंड कर रहा है उस अनाज के टाइप पे, कि कौन से टाइप का अनाज वहाँ पे आप डाल रहे हैं। अगर आप गेहूँ का अनाज डाल रहे हैं तो वहाँ पे आपको गेहूँ का आटा मिलेगा। बाजरा का अनाज डाल रहे हैं तो आपको बाजरे का आटा मिलेगा। इस तरह से यहाँ पर जो आउटपुट है वो आउटपुट इनपुट पर डिपेंड कर रहा है। दैट मीन्स ये डिपेंडेंट टर्म है और जो अनाज आप डाल रहे हैं वो इंडिपेंडेंट टर्म है। समझ में आया। कुछ 2 एग्जांपल मैंने और लिए हैं। इस एग्जांपल को देखें, यहाँ पे लिखा है y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। अब यहाँ पर जो साइन है ये साइन फंक्शन है। जो साइन मैंने लिखा है ये साइन फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अभी हम आगे बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। साइन एक फंक्शन है और x इसमें दिया गया इनपुट है। तो इससे जो आउटपुट मिल रहा है हमको वो है y। क्लियर। इसी तरह यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये क्या है, फंक्शन है, और x क्या है, इनपुट है, और जो आउटपुट आपको मिल रहा है वो है y। क्लियर है। आगे हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ट्रिग्नोमेट्री को हम समझें उससे पहले इस वर्ड को समझते हैं। यहाँ पे लिखा है ट्राई और यहाँ पे लिखा है गोनोमेट्री। ट्राई का मीनिंग हम ले सकते हैं 3 से, और गोनोमेट्री मीन्स यहाँ पे हम ज्योमेट्री से इसका मीनिंग ले सकते हैं। क्लियर है। ट्राई मीन्स 3 और जो गोनोमेट्री मीन्स जियोमेट्री। मतलब 3 साइड से मिलकर बनी हुई ऐसी जियोमेट्री जिसके बारे में हम स्टडी करें उसी को हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। इसकी डेफिनेशन हम देख लें। डेफिनेशन लिखी है, ट्रिग्नोमेट्री इज़ ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज रिलेशनशिप बिटवीन साइड लेंथ एंड एंगल ऑफ ट्राइंगल। किसी ट्राइंगल की जो तीनों साइड्स हैं और उसका जो एंगल है उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं उसी को हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। इसको कैसे हम समझें, यहाँ पर देखिए एक डायग्राम दिया हुआ है ट्राइंगल का। यहाँ पे पॉइंट O है, पॉइंट A है और पॉइंट B है, और यहाँ पे O और A के बीच में जो डिस्टेंस है वो R है। ठीक है। अब देखिए मैं मानता हूँ कि O पर कोई ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है और A पर कोई कार है, जो कार A से चलती हुई B तक जाती है। ठीक है, A से चलती हुई ये B तक जाती है और कोई कर्व बनाती है AB। अगर मैं इस छोटे से भाग को किसी सर्किल का हिस्सा मानूं तो मैं कह सकता हूं कि O से B तक भी डिस्टेंस R होगी। ये डिस्टेंस तो चेंज होगी नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे AB क्या है, AB तो एक आर्क है और R डिस्टेंस है O और A के बीच में, इसी तरह से O और B के बीच में R डिस्टेंस है। इस कार ने A से चलकर B तक एक आर्क कंप्लीट किया। जब इस कार ने A से B तक एक आर्क कंप्लीट किया तो साथ में एक एंगल भी क्रिएट किया थीटा। इस एंगल के बीच में, इस रेडियस के बीच में और इस आर्क के बीच में रिलेशन क्या है वो हम समझते हैं। रिलेशन के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है। फॉर्मूला है एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, और यहाँ आर्क को हम लिख सकते हैं AB आर्क अपॉन, यहाँ हम इसको लिख सकते हैं थीटा इक्वल्स टू AB अपॉन R रेडियन। अब देखिए रेडियन क्या चीज़ है। रेडियन इट इज़ द यूनिट ऑफ एंगल थीटा। रेडियन इज़ द यूनिट ऑफ एंगल थीटा। जिस तरह से हम लेंथ को मीटर में, सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं, ठीक उसी तरह से थीटा को भी हम रेडियन में मेज़र करते हैं। तो रेडियन क्या है, इट इज़ द यूनिट ऑफ एंगल। थीटा की 2 यूनिट हो सकती है। थीटा की 2 यूनिट हो सकती है।
पहली जो यूनिट है वो है रेडियन और दूसरी जो यूनिट है वो है डिग्री। पहली यूनिट है रेडियन और दूसरी यूनिट है डिग्री। रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन है? रेडियन और डिग्री में रिलेशन है 2 पाई रेडियन इक्वल्स टू होता है 360 डिग्री। 2 पाई रेडियन होता है 360 डिग्री। इसको कैसे हम समझें? मान लें कि कोई ऑब्जर्वर है और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, वो इस तरह से टर्न करता हुआ एक सर्कुलर पाथ को क्रिएट करता है और वापस अपने पोजीशन पे पहुँच जाता है। तो इसने जो कंप्लीट रोटेशन किया, इसमें जो इसने एंगल को क्रिएट किया वो है 2 पाई रेडियन। रेडियन के अंदर इसने जो एंगल कंप्लीट किया वो 2 पाई किया है और डिग्री में इसने जो एंगल कंप्लीट किया वो 360 डिग्री किया है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के इक्वल होगा। यहाँ से हम 1 रेडियन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 360 अपॉन 2 पाई डिग्री, या हम कह सकते हैं 180 अपॉन पाई डिग्री। यहाँ पे 1 डिग्री की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं पाई अपॉन 180 रेडियन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना होता है? पाई अपॉन 180 रेडियन। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है यहाँ पे। एग्जाम्पल है हमारे पास, कन्वर्ट 70 डिग्री इंटू रेडियन। 70 डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल आप मैथमेटिक्स लगाइए, इसमें कुछ ज़्यादा आपको नहीं करना है। ठीक है, 1 डिग्री में हमें पता है पाई अपॉन 180 रेडियन होता है, तो हम क्या करें? सिंपली 70 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको मिल जाएगा। यहाँ पे हमें आंसर मिला है 7 पाई अपॉन, ये 180 नहीं है, यहाँ पे 18 है, 7 पाई अपॉन 18 रेडियन, इतना हमें एंगल मिलेगा। ठीक है, कन्वर्ट 3 पाई अपॉन 4, यहाँ पे रेडियन आना चाहिए था, कन्वर्ट 3 पाई अपॉन 4 रेडियन इंटू डिग्री। 3 पाई अपॉन 4 रेडियन को आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो आपको एक रेडियन की वैल्यू पता है, एक रेडियन में 180 अपॉन पाई डिग्री होते हैं। आपको सिंपली जितने डिग्री चाहिए आपको उतनी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देना है 180 अपॉन पाई से। जैसे 3 पाई अपॉन 4 है, इसको हम अगर 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 135 डिग्री। ये सिंपल मैथमेटिक्स से कोई भी कर सकता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल। देखिए, जो एंगल है उसका भी अपना नेचर होता है, वो भी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। एंगल भी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, लेकिन वो पॉजिटिव और नेगेटिव कब होगा? मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है इस तरह से, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हुए अगर उसने किसी थीटा एंगल को क्रिएट किया तो आप वहाँ पे उसको पॉजिटिव मेजर करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज कैसे चेक करेंगे? देखिए, आपकी क्लॉक कैसे चलती है? इस तरह से चलती है, तो इसको आप क्लॉकवाइज कहते हैं। और एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा? इसके जस्ट रिवर्स में ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया? इस तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता हुआ थीटा एंगल को क्रिएट करता है तो आप वहाँ पे पॉजिटिव लेंगे। इसी तरह अगर कोई ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता हुआ थीटा एंगल को क्रिएट करता है तो आपको वहाँ पे एंगल नेगेटिव लेना है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में हम बात करें उससे पहले हमको जो ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू ट्रायंगल बनता है उस ट्रायंगल को समझना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बेसिकली 6 फंक्शंस हैं। वो 6 फंक्शंस ये बताते हैं कि ट्रायंगल की कौन सी साइड से उनसे बने एंगल का क्या रिलेशन है। इसी पे बेस्ड 6 फंक्शंस यहाँ पे बनाए गए हैं। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल को समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको राइट ट्रायंगल लेना होगा, किसी और ट्रायंगल से काम नहीं चलेगा। राइट ट्रायंगल हम यहाँ पे लेते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने फर्स्ट ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे O और A पॉइंट है और तीसरा पॉइंट है B। O और A के बीच में जो साइड है उसको हम बोलते हैं एडजेसेंट, और इसको मैंने X से रिप्रेजेंट किया है। A और B के बीच में
जो साइड है उसको हम बोलते हैं ऑपोजिट, और इसको मैंने y से रिप्रेजेंट किया है। और इन दोनों साइड्स को मिलाने वाली जो साइड है उसको मैंने OB से रिप्रेजेंट किया है, जिसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं। इसको R से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली सेम ऐसा ही ट्रायंगल मैंने यहाँ पे बनाया है, बस मैंने इनके नाम चेंज कर दिए हैं। देखिए, जो एडजेसेंट है उसको हम बेस भी बोल सकते हैं, और जो ऑपोजिट है उसको हम परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको बेस और इसको परपेंडिकुलर कह सकते हैं। हाइपोटेनियस इसको कहा जाता है। क्लियर? इनके बीच में जो बेस है, जो हाइपोटेनियस है, इनके बीच में जो एंगल है उस थीटा का रिलेशन हमको फाइंड करना है साइड्स के साथ। देखें, इसमें सबसे पहला फंक्शन है हमारा साइन फंक्शन। साइन फंक्शन है जिसमें अगर हम थीटा को इनपुट में डाल दें तो हम इसको लिखेंगे साइन थीटा। मैंने कहा था कि फंक्शन अलग चीज़ है, और जब उसमें इनपुट दिया जाता है तो उसको प्रोसेस करके आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो साइन फंक्शन है, और इसमें जो इनपुट है वो थीटा है, तो हम इसको लिखेंगे साइन थीटा। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। मीन्स ये और ये, इन दोनों साइड्स का रेशो जो है वो है साइन थीटा। ठीक इसी तरह से दूसरा फंक्शन है कोसाइन। कोसाइन फंक्शन है, और जब हम इसमें इनपुट प्रोवाइड करते हैं थीटा तो इसको बोलते हैं कॉस थीटा। ये है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट ये रहा और हाइपोटेनियस ये रहा। इन दोनों का जो रेशो है, इन दोनों का रेशो ही आपको कॉस थीटा प्रोवाइड करता है। क्लियर? ये दूसरा फंक्शन है। तीसरा फंक्शन है इसका टेंजेंट। तीसरा फंक्शन है टेंजेंट, जिसको हम टेन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ये रहा ऑपोजिट और ये रहा एडजेसेंट। इन दोनों का जो रेशो है वो हमें टेन थीटा प्रोवाइड करेगा। अगला फंक्शन है हमारे पास कोसेंट, जिसको हम कोसेक थीटा भी कहते हैं। ये होता है हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट या R अपॉन वाई। अगला है सेकेंड सेक थीटा, R अपॉन एक्स। नेक्स्ट है कॉटजेंट। कॉटजेंट को हम कॉट थीटा लिखेंगे। ये कॉस थीटा लिखा हुआ था, ये एक्चुअल में कॉट थीटा है। यहाँ पे S नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा T। यहाँ पे होगा कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई। ये इस तरह से 6 फंक्शंस हैं, और सभी जो फंक्शंस हैं वो अलग अलग साइड्स के रेशो को रिप्रेजेंट करते हैं एंगल के साथ। इनमें कुछ सिमिलरिटीज़ भी हैं, वो मैं आपको बताता हूँ क्या सिमिलरिटीज़ हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं साइन फंक्शन के बारे में। साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन है हमारे पास। कॉसेक थीटा है और साइन थीटा है। देखिए, साइन थीटा की वैल्यू है हमारे पास y अपॉन आर, और कॉसेक थीटा की वैल्यू है r अपॉन वाई। आप देख रहे हैं यहाँ पे y अपॉन आर है और यहाँ पे r अपॉन वाई है, मतलब दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा। क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन साइन थीटा। क्लियर? चलिए दूसरा देखते हैं। यहाँ है कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू है x अपॉन आर, और इसी तरह से और यहाँ है सेक थीटा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि कॉस थीटा की वैल्यू है x अपॉन आर और सेक थीटा की वैल्यू है r अपॉन एक्स। दैट मीन्स ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा। क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन कॉस थीटा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे पास एक फंक्शन और है, ये है टेन थीटा और ये है कॉट थीटा। एक्चुअली में ये कॉट है, ये कॉट थीटा है। यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू है y अपॉन एक्स और कॉट थीटा की वैल्यू है x अपॉन वाई। तो ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है 1 अपॉन टेन थीटा के। क्लियर है? चलिए, ये तो 6 फंक्शंस हो गए। आगे हम बात करते हैं कास्ट रूल के बारे में। ये कास्ट रूल क्या है? आपको यहाँ पर एक
कोऑर्डिनेट सिस्टम दिखाई दे रहा होगा जिस पे दो एक्सिस हैं, ये तो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। 4 क्वाड्रेंट हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर 4 क्वाड्रेंट हैं, 4 पोर्शंस हैं इसके। हम ये पता करना चाहते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होगा। तो सबसे पहले क्वाड्रेंट के बारे में बात करते हैं। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन पॉजिटिव होंगे, इसलिए मैंने लिखा है ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में बात करते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में 2 फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। क्यों होते हैं वो मैं बताऊंगा। साइन पॉजिटिव होता है, साइन फंक्शन पॉजिटिव होता है, और इसका जो रेसिप्रोकल है कोसेक थीटा वो भी पॉजिटिव होता है, क्योंकि कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 साइन थीटा, या साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 कोसेक थीटा। तो अगर एक पॉजिटिव है, सिंपल सी बात है, दूसरा भी ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में 2 फंक्शंस पे पॉजिटिव होंगे, साइन थीटा और कोसेक थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर जो पॉजिटिव फंक्शन है वो है टेन थीटा। अगर टेन थीटा पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा भी पॉजिटिव होगा। सिमिलरली आगे हम बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव होगा और इसका जो रेसिप्रोकल है सेक थीटा वो भी पॉजिटिव होगा। तो कॉस थीटा और सेक थीटा दोनों यहाँ पे पॉजिटिव होंगे। क्लियर है। अब हम इनको याद कैसे रखें, इनको याद रखने का तरीका क्या है, उसके लिए मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाया है ASTC, फॉर्मूला हिंट टू रिमेंबर पॉजिटिव साइंस इन क्वाड्रेंट। कौन सा फंक्शन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, इसको याद रखने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है A मीन्स ऑल पॉजिटिव, यहाँ लिखा है S मीन्स साइन पॉजिटिव, यहाँ लिखा है T मीन्स टेन पॉजिटिव, और यहाँ लिखा है C मीन्स कॉस पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा है ASTC। क्या लिखा है? ASTC। आप इसको याद कैसे रखेंगे? आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, A फॉर ऑल, S फॉर स्टूडेंट, T फॉर टेक और C फॉर कॉफ़ी। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी। ठीक है, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी। तो ऐसा भी हो सकता है आप मेरी बात सुन के कॉफ़ी पीने लग जाएं। हाँ, बेटर है कि आप कॉफ़ी ले लें तो आपको थोड़ी सी फ्रेशनेस आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा और इसको किस तरह से याद रखना है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। इस टेबल में मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करूँगा। देखिए, यहाँ पे एंगल A है और यहाँ पे 6 फंक्शन है, साइन है, कोस है, टेन है, कोट है, सेक है और कोसेक है नीचे है। तो सारे फंक्शंस हैं और सभी फंक्शंस में कोई एंगल है A। इस एंगल की अलग अलग वैल्यूज़ हो सकती हैं, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इन सभी वैल्यूज़ को आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ठीक है, जब हम साइन 0 डिग्री पुट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0। जब साइन 30 डिग्री पुट करेंगे तो आंसर मिलेगा 1/2। साइन 45 डिग्री पुट करेंगे तो आंसर मिलेगा 1/√2। इसी तरह से और भी हैं। इसी तरह से टेन के बारे में देख लेते हैं। टेन में जब आप 0 डिग्री पुट करेंगे तो आपको 0 मिलेगा। टेन 30 डिग्री होगा तो 1/√3 होगा। टेन में जब आप 45 पुट करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। टेन में जब आप 60 डिग्री पुट करेंगे तो आपको √3 मिलेगा। और टेन में जब आप 90 डिग्री पुट करेंगे तो आपको नॉट डिफाइन मिलेगा। नॉट डिफाइन का मतलब ये है कि टेन 90 डिग्री की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। नॉट डिफाइन का मीनिंग ये है कि टेन 90 डिग्री की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। अब आप यहाँ पे एक चीज़ और चेक करें, यहाँ कोट 0 डिग्री के लिए लिखा है नॉट डिफाइन। कोट 0 डिग्री पे नॉट डिफाइन क्यों होगा? क्योंकि कोट 0 डिग्री इक्वल्स टू कितना होगा? 1/10 0 डिग्री, 1/10 0 डिग्री, और 10 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। तो आप क्या लिखेंगे? कोट 0 इक्वल्स टू 1/0। दैट मीन्स कोट 0 इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो ये इस तरह से नॉट डिफाइन होगा। क्लियर है? ये सारी वैल्यूज़ आपको याद करनी है, सारी टेबल्स आपको याद करनी है जो मैंने आपको यहाँ पे मेंशंस की हैं। ये टेबल्स आपको कहीं पे भी मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नेट पर सभी जगह अवेलेबल हैं। आप एक सर्च करेंगे जिसमें आपको सारी टेबल्स मिल जाएंगी। और आपकी जो नोटबुक्स हैं, जो मैथमेटिक्स की बुक है, उसमें भी आपको ये टेबल्स मिल जाएंगी, सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। क्लियर है? आगे हम बात करते हैं
अगली टेबल के बारे में देखते हैं। यहाँ पर अलग अलग फंक्शंस हैं, 6 फंक्शंस हैं। साइन ए, कोस साइन अल्फ़ा, कोस अल्फ़ा, टेन अल्फ़ा, कोट अल्फ़ा, सेक अल्फ़ा, कोसेक अल्फ़ा, ठीक है। और अल्फ़ा यहाँ पर एंगल है, इस एंगल की अलग अलग वैल्यूज़ आपको पुट करके इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइनस थीटा के बारे में। अब देखिए माइनस थीटा जब हम पुट करेंगे साइन एल्फ़ा के लिए तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, माइनस साइन थीटा मिलेगा। कोस एल्फ़ा में जब हम माइनस थीटा पुट करेंगे तो हमें कोस थीटा मिलेगा, हमें माइनस नहीं मिलेगा यहाँ पे, ये बात ध्यान रखनी है। टेन एल्फ़ा में जब हम माइनस थीटा वैल्यू पुट करेंगे तो हमें माइनस टेन थीटा मिलेगा। अब साइन एल्फ़ा, कोस एल्फ़ा, टेन एल्फ़ा की वैल्यू हमको मिल चुकी, बाकी जो हैं ये तो रेसिप्रोकल हैं इन तीनों के, तो इनकी वैल्यू ईजिली आप फाइंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले वाले एंगल के बारे में, जब आप एल्फ़ा की वैल्यू 90 माइनस थीटा पुट करेंगे। इसमें कुछ बेसिक रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला रूल है साइन का रूल और दूसरा रूल है फंक्शन के चेंज होने का रूल। पहला रूल है साइन रूल कि यहाँ पे कौन सा साइन आएगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, देखिए साइन के बारे में देख लेते हैं सभी फंक्शंस के लिए। 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो देखिए ये पॉजिटिव 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 और पॉजिटिव, ठीक है, सारे पॉजिटिव हैं। साइन 90 प्लस सॉरी अब है एंगल हमारे पास 90 प्लस थीटा। अब 90 प्लस थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, याद कीजिए। सेकंड क्वाड्रेंट में कास्ट रूल के अकॉर्डिंग कौन कौन पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो देखें सेकंड क्वाड्रेंट में एक तो साइन पॉजिटिव है, देखिए यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, और कोसेक कहाँ है, कोसेक लास्ट में, ये देखिए ये भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव हैं। बाकी सारे नेगेटिव हैं, ये देखिए ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। समझ में आया। 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा दैट मीन्स कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, अभी भी सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में भी सेम सिचुएशन होगी, ये देखिए ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट है दैट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टेन और कोट ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो टेन को देख लेते हैं, टेन देखो पॉजिटिव है, कोट भी पॉजिटिव है, बाकी ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव। 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव हैं, ये देखिए सारे नेगेटिव हैं। 360 प्लस थीटा दैट मीन्स ये घूम के कहाँ चला गया, वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो सभी पॉजिटिव हैं, ठीक है। ये तो आपको समझ में आया कि साइन कैसे हम अप्लाई करते हैं जब अल्फ़ा की वैल्यूज़ ये पुट करते हैं। लेकिन ये फंक्शन कैसे चेंज हो गए, ये साइन से कोस कैसे बन गया, ये साइन से कोस कैसे बन गया, कोस से साइन कैसे बन गया, टेन से कोट कैसे बन गया, कोट से टेन कैसे बन गया, सेक से कोसेक कैसे बन गया, कोसेक से सेक कैसे बन गया, ये क्यों हुआ ऐसा। देखिए इसके पीछे एक रूल काम करता है। रूल क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए मान लीजिए कि मैं कोई एक फंक्शन लेता हूँ, ये मैंने लिखा है साइन फंक्शन, और यहाँ पर मैंने लिखा है n पाई अपॉन 2 प्लस माइनस थीटा। ये मैंने लिखा है n पाई अपॉन 2 प्लस माइनस थीटा। हमको पता है कि जो पाई बाई 2 होता है वो 90 डिग्री होता है। पाई बाई 2 क्या होता है, 90 डिग्री होता है। क्लियर। अब ध्यान दीजिए जब भी इस n की वैल्यू ऑड होगी तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, जब भी इस n की वैल्यू इवन होगी फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज।
ध्यान दीजिए, जब इस n की वैल्यू ओड होगी तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, और जब n की वैल्यू इवन होगी तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। कैसे हम समझें? अब मान लेते हैं कि n की वैल्यू मैंने 1 पुट करी। जब मैं n की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो ये क्या होगा, n की वैल्यू जब मैं 1 पुट करूँगा तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, 90 प्लस थीटा। अब जब 90 प्लस थीटा होगा तो इसका मीनिंग ये होगा कि मुझे फंक्शन को चेंज करना है, तो साइन से किस में चला जाएगा, वो कॉस में चला जाएगा। अब मान लीजिए कि n की जगह मैं 2 कर देता हूँ। जब मैंने 2 किया तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास क्या बचेगा, पाई। पाई मीन्स 180 डिग्री, तो 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री है तो E1 हो गया। E1 हो गया तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, फंक्शन चेंज नहीं होगा तो साइन है तो साइन ही रहेगा। अब मैं क्या करता हूँ, n की जगह 3 कर देता हूँ। 3 जब मैंने किया तो यहाँ पे 270 डिग्री मिलेगा मुझको। 270 डिग्री क्या हो गया, ओड नंबर हो गया। ओड नंबर हो गया तो फंक्शन चेंज होगा, फंक्शन चेंज होगा तो साइन से कॉस में चला जाएगा। आया समझ? इस तरह से सारे कैलकुलेशंस हैं। क्लियर है? अब देखिए, आपके पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, कुछ फॉर्मूलेज हैं जो हम समझ लेते हैं। पहला जो आपका फॉर्मूला है वो है क्वोशिएंट आइडेंटिटीज, टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये आपको लर्न करना है, सारे फॉर्मूलेज आपको लर्न करने हैं। इनमें कोई भी फॉर्मूलेज आपको छोड़ने नहीं है, सारे फॉर्मूले लर्न करने हैं, सारे फिजिक्स में काम आ सकते हैं, ये मैंडेटरी है। सारे नहीं भी आए तो कुछ एक फॉर्मूले तो फिजिक्स में काम आते ही आते हैं, इनके बिना फिजिक्स में काम नहीं चल सकता। इसीलिए बेसिक मैथमेटिक्स में ये चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं, इनको पढ़ाने के पीछे कोई और उद्देश्य नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़। रेसिप्रोकल के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, ये आपको लर्न करने हैं। उसके बाद हम चलते हैं पाइथागोरियन आइडेंटिटीज़ के बारे में। अब देखिए, पाइथागोरियन आइडेंटिटीज़ जो होती हैं पाइथागोरस थ्योरम से आई हैं, या आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। आपके पास एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है और एक हाइपोटेनस होता है। तो अगर मान लीजिए कि आप बेस को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, परपेंडिकुलर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और हाइपोटेनस को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। यही होती है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर ये आइडेंटिटीज़ फाइंड की गई हैं। ये सारे फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब देखिए, मैंने क्या किया, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा के नीचे कोस स्क्वायर थीटा लिख दूं तो क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और कोस स्क्वायर थीटा के नीचे ही कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। और 1 के नीचे अगर मैं कोस स्क्वायर थीटा लिखता हूं तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ठीक है। इस पहली इक्वेशन में कॉस स्क्वायर थीटा को डिवाइड करके हमने दूसरी इक्वेशन फाइंड की है। आया समझ? पहली इक्वेशन में कॉस स्क्वायर थीटा को डिवाइड करके हमने दूसरी इक्वेशन फाइंड की है, और पहली ही इक्वेशन में साइन स्क्वायर को डिवाइड करके हमने तीसरी इक्वेशन फाइंड की है। यहाँ तो हमने कॉस स्क्वायर को डिवाइड किया है, किसको डिवाइड किया है, कॉस स्क्वायर को, और यहाँ किसको डिवाइड किया है, साइन स्क्वायर को। क्लियर है? पहली इक्वेशन में कॉस स्क्वायर को डिवाइड करके हमको सेकंड इक्वेशन मिली, और पहली इक्वेशन में साइन स्क्वायर को डिवाइड करके हमको थर्ड इक्वेशन मिली है। इवन ऑड आइडेंटिटीज़ के बारे में बात करते हैं। इवन ऑड आइडेंटिटीज़ में आपको पहले बता चुका हूँ, जो हमने इससे पहले टेबल देखी थी, उस टेबल में ये सारी टर्म्स थी, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, को फंक्शन आइडेंटिटीज़, को फंक्शन साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये सारे टर्म्स मैं आपको बता चुका हूँ। अब है सम डिफरेंस आइडेंटिटीज़। सम डिफरेंस आइडेंटिटीज़ मीन्स कि किसी फंक्शन के अंदर आप दो एंगल्स को प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं। जब आप दो एंगल को प्लस या माइनस कर रहे हैं तो उसके लिए अलग अलग फॉर्मूलेज हैं सभी फंक्शंस के।
ये देखिए, ये इसका फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला है। ये लर्न करने पड़ेंगे आपको। इसके बाद है डबल एंगल आइडेंटिटीज़। डबल एंगल आइडेंटिटीज़ में ये फॉर्मूला है साइन 2 थीटा। अब ये साइन 2 थीटा बना कैसे, ये फॉर्मूला कैसे आया, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर साइन 2 थीटा, दैट मीन्स इस इक्वेशन के अंदर आप क्या करें, फाई की जगह थीटा रख दें। जब आप फाई की जगह थीटा रखेंगे तो साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा आ गया। यहाँ पर साइन थीटा कोस थीटा, यहाँ कितना हो जाएगा, कोस थीटा साइन थीटा। तो ये दोनों टर्म तो एक ही हो गई, ये दोनों टर्म तो एक ही हो गई, दैट मीन्स ये डबल हो जाएगी। तो ये डबल हो गई, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा कोस थीटा। क्लियर है। ठीक इसी तरह से कॉस 2 थीटा कहाँ से आया, इस इक्वेशन से आया। टेन वाली जो इक्वेशन बनी कहाँ से बनी, यहाँ से बनी। ये आप समझ गए, क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, इस इन आइडेंटिटीज़ के बारे में, हाफ एंगल के लिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 2। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फॉर्मूला कहीं से नहीं आया, ये फॉर्मूला यहीं से आया है, ये एक ही चीज़ है। उसी तरह से ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला यहाँ से आया है और ये फॉर्मूला यहाँ से आया है। ठीक है, आपको वैल्यूज़ इंटरचेंज करनी है, फंक्शंस को इंटरचेंज करना है तो आपको फॉर्मूले मिल जाएंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं है। चलिए अब आगे बात करते हैं सम टू प्रोडक्ट ऑफ टू एंगल्स। अब यहाँ पर, वहाँ तो दो एंगल्स ऐड हो रहे थे, यहाँ पे दो फंक्शन, दो अलग अलग फंक्शन ऐड हो रहे हैं। तो जब दो अलग अलग सेम टाइप के फंक्शन ऐड हो रहे हैं तो उनका फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, ये सारे फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। ये प्रोडक्ट किया है और यहाँ पे सम किया है, ये प्रोडक्ट के फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। सभी फॉर्मूलेज आपको लर्न करने होंगे तभी बात बनेगी। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री हमारा फिनिश हो चुका है। इसके बाद आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती, आपको कहीं प्रॉब्लम आती है, आपको ये लगता है कि यहाँ पर कोई चीज़ छूट गई है, ये मुझे समझ में नहीं आई, या इसको कुछ और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं, मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सभी क्वेश्चंस के मैं आपको आंसर्स दूंगा, जितना हो सकेगा मुझसे, जितना बन पड़ेगा। और अगर आप और कुछ सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में प्लीज़ बताएं। आपको और वीडियो अगर देखने हैं तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और नोटिफिकेशन बेल जो है उसको क्लिक करना होगा। उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया आपको समझ में आया होगा। फिर भी आप अपनी राय दे सकते हैं कमेंट में। थैंक यू वेरी मच। टाटा, बाय बाय।